गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से जुड़ते जाएंगे, क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आज आप लोग बोल रहे थे ना सिलेबस से ये पढ़ना है करके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में और मौर्य वंश के बारे में। और इसी बीच में प्राचीन भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ था, वो कौन से विदेशी थे जिसका आक्रमण हुआ था। तो इसी दौरान ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण आपको देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ते जाएंगे, है ना, ज़्यादा वेट नहीं करूंगी। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ते जाएंगे, क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो सीजी टेट वाले बच्चे कहाँ गायब हो गए हैं भाई? गुड आफ्टरनून ईशा, कहाँ गायब हो गए हो सभी बच्चे? जल्दी से जुड़ते जाओ, ठीक है, जल्दी करो, जल्दी। 5 मिनट दे रही हूँ, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी आज की क्लास। चलो थोड़ा सा वेट करती हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे, है ना। प्राचीन भारत में विदेशियों का आक्रमण। प्राचीन भारत में विदेशियों का आक्रमण। प्राचीन भारत में विदेशियों का आक्रमण। एक आक्रमण होता है हमारा ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण। एक आक्रमण होता है हमारा यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण। तो ये आक्रमण किधर से करते हैं? ये आक्रमण जो है स्थल मार्ग से करते हैं। आक्रमण जो है वो स्थल मार्ग से करेंगे। तो हमारा बना लेते हैं इंडिया का मैप, ये हो गया, और ये हमारा पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान। और इस स्थल मार्ग से होते हुए ये विदेशी आते हैं और पश्चिमोत्तर भारत वाले क्षेत्र में आक्रमण करते हैं। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो प्राचीन भारत में विदेशी का आक्रमण होगा भाई। तो आक्रमण इन लोग समुद्री एरिया से नहीं करके स्थल मार्ग की ओर करते हैं, है ना। अफगानिस्तान के आसपास पड़ता है खैबर दर्रा, उस मार्ग से, ठीक है, हिंदुकुश पर्वतमाला से इन लोग प्रवेश करते हैं। फिर आगे में पड़ता है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में खैबर दर्रा, वहां से होते हुए ये कहाँ एंटर करेंगे? पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान से सिर्फ ये एंटर करेंगे भारत, फिर भारत की तरफ से, मतलब भारत में एंटर करेंगे पाकिस्तान से, और ये आते जाते हैं इधर हमारे इंडिया की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा ईरानी शासक है जिसने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम लोग पूरी बात को जानते हुए समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ईरानी शासक था जिसका नाम है साइरस द्वितीय। तो साइरस द्वितीय ने सबसे पहले आक्रमण किया था। तो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ईरानी शासक है जिसने सबसे पहले आक्रमण किया था। तो वो ईरानी शासक था जिसका नाम है साइरस द्वितीय, ठीक है। वह ईरानी शासक था साइरस द्वितीय, लेकिन इसने कोई भी जीत हासिल नहीं की थी। सभी बच्चे ध्यान देंगे, साइरस द्वितीय नाम का व्यक्ति जो कि ईरानी था, उसने पश्चिमोत्तर भारत में क्या किया? आक्रमण किया, लेकिन उसने जीत हासिल नहीं की। आपको पता होना चाहिए कि ये जो इधर थे पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र था ना, उसमें छोटे छोटे शासक जो क्या करते थे? शासन करते थे। अगर हम बात करें इधर इस साइड, इस एरिया में छोटे छोटे क्या करते थे? राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, मतलब एक केंद्रीकृत शासन नहीं था, है ना। एक बड़ा सा साम्राज्य वाला किसी भी राजा का साम्राज्य नहीं था। छोटे छोटे राज्य के तौर पर छोटे छोटे शासक जो थे वो शासन करते थे। एकदम ज्यादा उन लोग शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए जब भी विदेशी आक्रमण होता था ना, तो उसका मुकाबला ये कड़े तौर से नहीं कर पाते थे, ठीक है, डटकर मुकाबला ये नहीं कर पाते थे।
तो साइरस द्वितीय नाम का ईरानी व्यक्ति था, उसने पहले आक्रमण किया लेकिन वो इधर पश्चिमोत्तर भारत एरिया को जीत नहीं पाया। तो इसी वंश का दूसरा शासक जिसका नाम है डेरियस प्रथम, जिसका नाम है डेरियस प्रथम या इसी का नाम है दारा प्रथम, इसने आक्रमण किया और जीत हासिल की, इसको जीत मिल गया, है ना। उसके बाद दूसरी बार आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया इस पश्चिमोत्तर भारत वाले एरिया में और इसको क्या मिल गया, जीत हासिल हो गई। ठीक है, डेरियस प्रथम को क्या हासिल हो गई, जीत हासिल हो गई। मतलब इधर अब किसका साम्राज्य स्थापित हो गया है, ईरानियों का साम्राज्य स्थापित हो गया। लेकिन इसी वंश का अंतिम शासक है, ठीक है, इसी वंश का अंतिम शासक है जिसका नाम है साइरस तृतीय। इसी वंश का अंतिम शासक हुआ जिसका नाम है साइरस तृतीय, अंतिम शासक हुआ जिसका नाम है साइरस तृतीय। ठीक है, और ये जो अंतिम शासक है साइरस तृतीय, इसको हराएगा सिकंदर। और ये यूनानी आक्रमणकारी कौन था, सिकंदर है। सिकंदर जो है ये यूनान से आया था, तो यूनानी आक्रमणकारी था सिकंदर। और सिकंदर ने साइरस तृतीय को हराया, सिकंदर ने साइरस तृतीय को हराया, है ना। तो यहाँ पर ईरानियों का खात्मा हुआ और यूनानियों का शासन जो है वो पश्चिमोत्तर भारत वाले एरिया में क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ईरानियों का जो अंतिम शासक है साइरस तृतीय, उसको सिकंदर ने पराजित कर दिया। ठीक है, और पश्चिमोत्तर भारत वाले सभी राजाओं को हराते 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 वो भारत की तरफ क्या करेगा, प्रस्थान करेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुनो। तो मैंने कहा ईरानी शासक साइरस तृतीय को सिकंदर ने हराया और पश्चिमोत्तर भारत वाले क्षेत्र में अब सिकंदर क्या करेगा, अपना शासन जो है वो स्थापित करेगा। ठीक है, शासन जो है वो स्थापित करेगा, कौन, सिकंदर करेगा। अब कैसे क्या करेगा उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। तो अब हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। अब हो गया भाई, सिकंदर आया, है ना, सिकंदर प्रवेश कर चुका है हमारे पश्चिमोत्तर भारत वाले क्षेत्र में, है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिकंदर प्रवेश कर चुका है। यहाँ पे गांधार है, गांधार, ठीक है, यहाँ पे गांधार है। गांधार की राजधानी है तक्षशिला महाजनपद, है ना। अब इसी तक्षशिला का शासक था, तक्षशिला का शासक था आम्भिक। तक्षशिला का शासक है आम्भिक, तक्षशिला का शासक है आम्भिक। आम्भिक को पराजित कर दिया और साथ ही साथ ये आम्भिक ने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सिकंदर की भारी भरकम सेना को देखकर, ठीक है, सिकंदर की भारी भरकम सेना को देखकर, इधर से ध्यान से सुनना है सभी को। सिकंदर की भारी भरकम सेना को देखकर जो आम्भिक रहता है वो क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, और सिकंदर को आगे जाने के लिए रास्ता दिखाता है। तो आम्भिक ने क्या किया, यहाँ पर तक्षशिला में आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर को आगे जाने के लिए रास्ता दिखाया, सिकंदर को आगे जाने के लिए रास्ता दिखाया। अब सिकंदर आगे बढ़ने लग गया है। ठीक है, सिकंदर आगे बढ़ने लग गया है और धीरे धीरे सिकंदर आगे बढ़ता है तो वो पहुंचता है पंजाब में और पंजाब का शासक रहता है जिसका नाम है राजा पोरस। पंजाब का शासक रहता है जिसका नाम है राजा पोरस। और राजा पोरस और सिकंदर के बीच में एक युद्ध होता है, राजा पोरस और सिकंदर के बीच में एक युद्ध होता है जिसे हम लोग हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं, हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसे ही झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वितस्ता या झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, ठीक है, राजा पोरस और सिकंदर के बीच में। इसे ही हम हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन जानने लायक बात यह है कि हाइडे स्पीच के युद्ध में राजा पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध को कौन जीता था, तो हमें ध्यान देना है। इस युद्ध को जीता था, किसने जीता, राजा पोरस ने नहीं जीता, सिकंदर ने जीता। तो सिकंदर की बहादुरी को देखते हुए, है ना, सिकंदर की बहादुरी को देखते हुए जो मतलब सिकंदर ने पोरस की बहादुरी को देखते हुए क्या किया, उसे छोड़ दिया
और पोरस ने पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ युद्ध किया। वो आंभिक की तरह डरपोक नहीं था, उसने पूरी निडरता के साथ सिकंदर की भारी भरकम सेना का क्या किया, मुकाबला किया। और सिकंदर बहुत खुश हो गया पोरस की बहादुरी को देखकर। उसके बाद पोरस और दोनों के बीच में वार्तालाप होती है और सिकंदर छोड़ देता है राजा पोरस को। उसके बाद पोरस क्या करता है कि आगे जाने के लिए सिकंदर को क्या दिखाता है, मार्ग दिखाता है। तो पंजाब के आगे हम जाएंगे तो व्यास नदी पड़ता है। पंजाब के थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो कौन सा नदी पड़ता है, व्यास नदी पड़ता है। फिर व्यास नदी के तट पर पहुंचकर, ठीक है, व्यास नदी के तट पर पहुंचकर जब सिकंदर की सेना इस व्यास नदी के तट पर पहुंचती है ना, इस सिकंदर की सेना इस व्यास नदी के तट पर पहुंचती है तो नदी को पार करने से मना कर देती है, जब सिकंदर की सेना व्यास नदी के तट पर पहुंचती है तो नदी को पार करने से क्या कर देती है, मना कर देती है। ठीक है, अब इसी बीच चाणक्य को पता चलता है भाई, है ना, फिर से कहानी को सुन लो। इसी बीच चाणक्य को पता चलता है कि आज मेरी क्लास सेकंड चैनल में हो रही है, किसी कारणवश नागेंद्र सर की क्लास जो है वो फर्स्ट चैनल में हो रही है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया है ना। अब ये सिकंदर की सेना पहुंच चुकी है व्यास नदी, सभी वहां पे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि इंसान है भाई, इंसान ही तो क्या है, सैनिक है, कितना युद्ध करेंगे, उनको भी तो आराम की आवश्यकता है। तो व्यास नदी के तट पर सिकंदर के सैनिक तंबू लगा के क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अब चाणक्य को तो अपने देश की चिंता है, वो तक्षशिला का क्या था, आचार्य था। उसने सोचा, और अभी जब सिकंदर का आक्रमण हुआ है तो इधर मगध में किसका शासन है भाई, मगध में नंदवंश का शासन चल रहा है। ये जो मगध है इसमें नंदवंश का शासन चल रहा है। अब यहाँ पर सिकंदर के आक्रमण को देखकर चाणक्य को क्या महसूस होने लगी कि हमारे भारत में कैसे विदेशियों का राज हो सकता है, इतना बड़ा भारी भरकम सेना है तो जरूर ये घनानंद को हरा देगा, मुझे जाना चाहिए, घनानंद को आगाह कर देना चाहिए कि आप सिकंदर के आक्रमण को रोको। तो वो क्या करता है, जाता है घनानंद के दरबार में, और दरबार में जाने के पश्चात वो घनानंद को बोलता है कि राजन सिकंदर का आक्रमण होने वाला है, हमारे राज्य को खतरा हो सकता है, हमारे भारत को खतरा हो सकता है, आप जाइए। घनानंद को बोलता है चाणक्य उसके दरबार में जाकर, जाइए उसका मुकाबला कीजिए। लेकिन घनानंद जो होता है शराब के नशे में नृत्यांगनाओं के माध्यम से वो क्या करते रहता है, नृत्य देखते रहता है। ठीक है, बड़े बड़े जो नृत्यांगनाएं रहती हैं वो नृत्य करते रहती हैं, वो मस्त आराम से मजे से उनको देखते रहता है, इंजॉय में है वो। तो वो जैसे ही चाणक्य जाते हैं उनके दरबार में, वो इनकी इंसल्ट कर देते हैं। चाणक्य को बर्दाश्त नहीं होता है, और ब्राह्मण लोगों के पीछे में एक चोटी होती है जिसे शिखा कहा जाता है, उसको वो बांध कर रखते हैं, लेकिन उस शिखा को खोल देते हैं और प्रण लेते हैं कि मैं तुमको यहाँ से हटा के रहूंगा। तो घनानंद ने अपने लिए ही शत्रुता पाल ली। उसके बाद वो क्या करता है कि चंद्रगुप्त नामक एक युवक को वो ट्रेन करता है ना, उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देता है, राजनीति की शिक्षा देते हैं। फिर बाद में क्या करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को क्या कर देता है, अपदस्थ कर देता है और मौर्य वंश की नींव रखता है। तो ये तो बात चल रही है, और कई बार से पूछा भी जाता है कि घनानंद जब शासन कर रहा था तो उस दौरान कौन से विदेशी का आक्रमण हुआ था, तो उस दौरान किसका आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो कई बार से ऐसा पूछा जाता है, तो आप लोग को ध्यान देना है। फिर यहाँ पर व्यास नदी पार करने से सिकंदर की सेना मना कर देती है, और यहाँ पर चाणक्य एक खेल भी खेल रहा था ना। अब चाणक्य को लगा कि अब घनानंद कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वो क्या करता है कि सिकंदर के जो सैनिक के खानों में जहर मिलाते रहता है। ठीक है, जो चाणक्य था अपने देश को बचाने के लिए वो कुछ न कुछ प्रयास जरूर करेगा, तो सिकंदर के सैनिकों के खानों में क्या करता है, वो जहर मिलाते रहता है, जिसकी वजह से सिकंदर के आधे से ज्यादा सैनिक बीमार पड़ जाते हैं, आधे लोग वहीं पे मर जाते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि हमें वापस नहीं जा पाएंगे, हमको वापस लौटना पड़ेगा। तो सिकंदर की सेना क्या करती है कि वापस लौटती जाती है, तो सिकंदर भी क्या करेगा, उसे भी वापस लौटना पड़ता है। तो बोला जाता है कि सिकंदर कितने महीनों तक भारत में रहा था, तो सिकंदर जो है वो 19 महीने तक भारत में रहा था। तो सभी बच्चों को ध्यान देना है, सिकंदर कितने महीनों तक भारत में रहा था, तो सिकंदर जो है वो 19 महीने तक भारत में रहा था। तो हम लोग चलो सिकंदर के बारे में थोड़ी बहुत बातों को लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सभी बच्चों को ध्यान देना है, सिकंदर, ठीक है, सिकंदर कितने महीनों तक भारत में रहा था, तो 19 महीनों तक भारत में रहा था। सिकंदर का जन्म जो है वो 356 ईसा पूर्व में हुआ, ईसा पूर्व मैसिडोनिया में हुआ, मैसिडोनिया में हुआ। ठीक है, वो 20 वर्ष की आयु में
20 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। लिख लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी, फिर आप लोगों को जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। 20 वर्ष की आयु में वो सिंहासन पर बैठा। इनके पिताजी का नाम है फिलिप द्वितीय, है ना, इनके पिताजी का नाम है फिलिप द्वितीय। इनके गुरु का नाम है अरस्तु, इनके गुरु का नाम है अरस्तु, और इनकी पत्नी का नाम है रुखसाना, इनकी पत्नी का नाम है रुखसाना, और इनके घोड़े का नाम है बुसेफेल्स, बुसेफेल्स, और इनके थल सेनापति थे, थल सेनापति सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर। इनका जल सेनापति था, जल सेनापति नरियाकस। ठीक है, वो भारत कब आया था? 326 ईसा पूर्व में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु जो है वो 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, बेबीलोन। इस तरह से आपको इतनी सारी बातें सिकंदर के बारे में याद रख लेना है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फटाफट आप सभी बच्चे क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे। ठीक है, लगभग 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई है। 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हुई है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं प्रश्न की। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रमुख प्रश्नों को। ठीक, सभी बच्चों को जवाब देना है। अब चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सिकंदर के हमले के समय, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश, सुंग वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश। नंद वंश का था, सुंग वंश का था, मौर्य वंश का था या कण्व वंश का था? बताओ किसका शासन था? सिकंदर के हमले के समय भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? ठीक है, तो सभी बच्चों का आंसर आ रहा है फटाफट, तो फटाफट चलते जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। तो नंद वंश के समय में ही किसका आक्रमण हुआ था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ठीक है, अब आंसर भी आपसे बनना चाहिए, देख रही हूँ सभी का आंसर। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? ठीक है, घनानंद अंतिम शासक था। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। सभी बच्चे आंसर बताते हुए चलेंगे, सभी का आंसर देख रही हूँ। ओके ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा घनानंद, जो कि मगध का शासक था। नेक्स्ट, भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों में से थे। उस समय भारत में, यहाँ पर ध्यान देंगे, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको सिकंदर के बारे में दिया गया है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। अगर हम बात करें पूरे भारत की, तो सच में उस समय भारत में ऐसी कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो कि सिकंदर के आक्रमणों को एकदम रोक पाए। हालांकि घनानंद का शासन चल रहा था, लेकिन वो भी क्या था? एक अयोग्य शासक था, उसे शासन से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो अपने में ही मस्त रहने वाला था। तो कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें सिकंदर की फौज की, तो बहुत सारे फौज को लेकर आया था और उसका सपना था, ठीक है, विश्व विजेता के क्रम में, ठीक है, विश्व को जीतने के क्रम में वो निकला था और उसकी फौज जो थी वो काफ़ी बेहतर थी। ठीक है, तो उसकी फौज जो है वो बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी।
ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि मैंने कहा था कि पश्चिमोत्तर भारत वाले क्षेत्र में कई छोटे छोटे शासक थे जो कि सिकंदर के सेना के सामने टिक नहीं पाए, सिकंदर का मुकाबला कर नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण किया और सिकंदर को आगे जाने के लिए रास्ता दिखाया। तो हमें पूछा जा रहा है कि उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन वह एक अच्छा प्रशासक था, ये गलत है। वह एक अच्छा प्रशासक था, वो गलत है, क्योंकि उन्होंने अच्छा शासन तो कभी किया ही नहीं ना। जैसे ही वो राजपाट संभाला है, वो विश्व विजेता बनने के क्रम में निकल पड़ा, तो उसने तो कभी अच्छा शासन का संचालन ही नहीं किया है, उसने रहा ही नहीं है अपने राज्य में, तो अच्छा प्रशासक कैसे होगा। तो अच्छा प्रशासक वो नहीं था। तो आपका आंसर 1 2 3 होगा। तो जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है 1 2 3, तो 1 2 3 सही आंसर होगा। यहाँ पे ये ABCD आगे पीछे हो गया ना, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, आप लोगों का आंसर हो जाता है 1 2 3। ये बी जो है वो आगे पीछे हो गया है, तो विकल्प को देखकर आंसर लगाएंगे। ABCD ऊपर नीचे लिखा गया है ना, इसको देख के थोड़ा सा आंसर लगाएंगे। ओके, 1 2 3 आपका आंसर होगा। वह एक अच्छा प्रशासक नहीं था, मतलब अच्छा प्रशासक था ऐसा लिखा गया है, लेकिन वो अच्छा प्रशासक नहीं था। ये सीक्वेंस जो है वो गड़बड़ा गया है, तो आप लोग देख लेंगे बी वाला ऑप्शन जो है वो C नंबर में दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, टाइपिंग में थोड़ा सा ऐसा हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। आम्भी, चंद्रगुप्त मौर्य, पुरु या पोरस, महापद्मनंद। मैंने बताया था कि पंजाब का शासक था पोरस, पंजाब का शासक था पोरस। ठीक है, पोरस, और जिसके साथ किसका युद्ध हुआ था, सिकंदर का युद्ध हुआ था, है ना। इस युद्ध को हम लोग कौन से युद्ध के नाम से जानते हैं, हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन से युद्ध के नाम से जानते हैं, हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं। और सभी का आंसर आना चाहिए, पुरु या पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर इनका युद्ध हुआ था। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा। ओके, राजा पोरस आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था, निर्याकस, डाइमेकस, आनेसिक्राटस और स्टोबुलस। मैंने जब बताया था सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान, तो मैंने आप लोग को हमेशा से लिखवाया है आनेसिक्राटस, आनेसिक्राटस, उसके बाद मैंने लिखाया था अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, उसके बाद मैंने लिखाया था निर्याकस, निर्याकस। ये सभी सिकंदर के साथ आए थे, लेकिन डाइमेकस जो है वो इसके साथ नहीं आया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो आपको पता होना चाहिए डाइमेकस जो है वो सिकंदर के साथ नहीं आया था। तो आपका जो विकल्प नंबर C है ये आंसर हो जाता है। यहाँ पर भी A C B D लिखा है, तो लिख लेंगे विकल्प नंबर C, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को समझते हुए चलना है। तो चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है, गुप्त, मौर्य, वर्धन और कुषाण। तो हम यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, हसीन मासुक साथ, हसीन मासुक साथ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है आपका हर्यक वंश, हर्यक वंश। दूसरा है आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। उसके बाद है आपका नंद वंश, उसके बाद है आपका मौर्य वंश, उसके बाद है आपका शुंग वंश, उसके बाद है आपका कण्व वंश, उसके बाद है आपका सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गुप्तों को, गुप्तों को पढ़ते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है ना कि गुप्त, मौर्य, वर्धन और कुषाण, इनमें से सबसे पुराना राजवंश क्या है। मतलब इस विकल्प में से हमें बताना है कि सबसे पुराना राजवंश क्या है। तो इस विकल्प में से आपको बताना है कि सबसे पुराना क्या है। तो मंजू का आंसर सही आ रहा है और किरण दुग्गा का आंसर सही आ रहा है, मौर्य वंश। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने मौर्य वंश लगाया है तो मौर्य वंश क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
ओके, तो जितने भी बच्चों ने मौर्य वंश लगाया है, मौर्य वंश वालों का आंसर सही हो जाता है। तो याद रखिएगा, आपका मौर्य वंश जो है वो सही हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया गया है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है मास, विशाखदत्त, शूद्रक और अश्वघोष। तो मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, देख लो। मौर्य वंश की जानकारी हमें, मौर्य वंश की जानकारी पहला कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, साथ ही साथ विशाखदत्त द्वारा रचित, विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, इनकी रचना है मुद्रा राक्षस। यहाँ से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप सभी बच्चों का आंसर आ जाएगा मुद्रा राक्षस। ठीक है, चलो। और ये प्रश्न कई बार से पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, और साथ ही साथ ये भी कई बार से पूछा जाता है मृच्छकटिकम किसकी रचना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे मृच्छकटिकम किसकी रचना है। और साथ ही साथ सीजी टेट में और पूछा गया है, ठीक है, सीजी टेट में क्या क्या पूछा गया था एक बार, वृहत संहिता किसकी रचना है, इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, उसके बाद स्वप्न वासव दत्ता किसकी रचना है, उसके बाद रावण वध किसकी रचना है, उसके बाद लीलावती किसकी रचना है। ये भी पूछा गया है पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये सारी रचनाओं का नाम। ठीक है, ये सारी रचना का नाम जो मैंने लिखा है ना, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्री गुप्त को। तो यूनानी लेखक जस्टिन ने किसे सैंड्रोकोट्स कहा है। तो ये आंसर भी आपसे पता होना चाहिए। उन लोग चंद्रगुप्त मौर्य के नाम को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो जो यूनानी लेखक जस्टिन है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, सैंड्रोकोट्स कहा है। ठीक है, तो याद रखना है। और कभी पूछा जाए कि जो यूनानी लेखक प्लूटार्क ने, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यूनानी लेखक प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है। तो यूनानी लेखक प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो सैंड्रोकोट्स कहा है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को। इसी तरह यूनानी लेखक प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे यूनानी लेखक प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी और यह है डी आर भंडारकर। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी, वी स्मिथ ने की थी, आर के मुखर्जी ने की थी या डी आर भंडारकर ने की थी। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रश्न, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, राजा जनक के। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि अब मैंने कहा कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त है ना, और चाणक्य, तीनों एक ही नाम है भाई। ये कौटिल्य के नाम ही क्या है, चाणक्य है, और इसी का नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। इसी का नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। इसका शिष्य रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है,
और चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बनता है ना, ठीक है, तो उसके बाद चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो कौटिल्य जो है किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो आपका आंसर आ जाएगा कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, बी आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक, ओके, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं और सही आंसर लगाएंगे। ओके, ठीक, तो चलो पढ़ो इसको और आंसर बताओ। पढ़ते जाएंगे और आंसर बताते जाएंगे। क्या होगा जी आंसर? देखो चलो सॉल्व करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही है? ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। ये लिखा है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, देखो गुप्त वंश ये अलग अलग साम्राज्य है। यहाँ पे जो चाणक्य है उसके 3 नाम है, मतलब 2 नाम है, समझ जाओ। चाणक्य ही कौटिल्य है, वही है विष्णुगुप्त, इसके 3 नाम है, ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या क्या बोला गया है उसको मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा आंसर को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो व्यक्ति दास कैसे बनता था, इसको मैं समझा देती हूँ। ठीक है, सभी बच्चे समझते हुए चलेंगे कि व्यक्ति दास कैसे बनता था। अगर किसी व्यक्ति को सजा होती थी, मान लो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखना सजा, अगर किसी व्यक्ति को सजा होती थी तो उस दौरान दास बना दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति स्वयं को राजा के समक्ष बेचता था, ठीक है, स्वयं को राजा के समक्ष बेचता था कि मैं दास बनना चाहता हूं, या स्वयं स्वीकार करता है कि मैं दास बनना चाहता हूं, तब वो दास बन सकता था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर, ठीक है, सजा तो मिलता था तो वो दास बन सकता था, है ना, और स्वयं को वो बेचता था तो भी दास बन सकता था। और राजा भी, ठीक है, राजा अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी दास बना सकते थे। दास बनने के क्या क्या रूल हैं उसको मैं बता रही हूँ, है ना। अगर किसी व्यक्ति को सजा दी जाती थी तो वो भी, उसको भी दास बना दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति स्वयं से दास बनना चाहे तो भी दास बन सकता था। अगर राजा किसी व्यक्ति को दास बनाना चाहे तो भी वो दास बन सकता था। ठीक है, उसके अलावा यह युद्ध में पकड़े जाने पर, यह जन्म से भी बन सकता था, जन्म से भी बन सकता था। उसके अलावा युद्ध में पकड़े जाने पर भी दास उसको बना सकते थे। तो ये सारे क्राइटेरिया थी दास बनने की। व्यक्ति जन्म से भी उसके यहाँ दास हो सकता है, या राजा किसी को दास बना सकता है, या स्वयं से भी वो दास बन सकता था। ठीक है, ये चोरी डकैती करने पर, पकड़े जाने पर भी राजा उसे दास बना सकता था। तो ये क्राइटेरिया थी, क्राइटेरिया समझ लो दास बनने की क्या क्या क्राइटेरिया थी। तो स्टेटमेंट 1 की अगर मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। अगर किसी व्यक्ति को अगर राजा दंड देता था, ठीक है, या सजा के फलस्वरूप भी व्यक्ति दास हो सकता है, दास बनने की क्राइटेरिया, तो ये भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर राजा किसी व्यक्ति को दंड देता है तो उसको दास भी बना लिया जाता था, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। उसके अलावा स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग के पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। याद रखो कि अगर कोई राजा है ना, अगर कोई राजा है, मान लो चंद्रगुप्त मौर्य, और वो किसी दासी के साथ उसका रिलेशन होता है, ठीक है, और दासी से उसे पुत्र प्राप्त होता है ना, अगर किसी राजा का संबंध किसी दासी के साथ होता है ना, और उस दासी से उसे पुत्र उत्पन्न होता है, तो दासी जो है वो दासता से मुक्त हो जाती थी, दास से वो
क्या हो जाती थी, गुलामी से वो मुक्त हो जाती थी। तो हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मतलब अगर उसका मालिक है यानी चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का रिलेशन किसी दासी के साथ रहा और दासी से पुत्र उत्पन्न हो गया, तो दासी जो है अपनी दासता से मुक्त हो जाती थी। ये भी स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है और ये भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यदि स्त्री का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था, ये भी सही है। अगर उस दासी का पुत्र उस राजा का क्या हो, पुत्र हो, ठीक है, तो वो जो पुत्र है ना वो राजा की वैध संतान मानी जाती थी और उसे पूरा हक भी मिलता था। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो जाता है। वो राजा की वैध संतान मानी जाती है दासी पुत्र और उसे पूरा हक भी मिलता था। इस तरह से 1 2 3 स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस मौर्य शासक ने सिंहासन त्याग कर जैन धर्म ग्रहण किया था? तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, 322 से 298 ईसा पूर्व। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बात करें तो 322 से 298 ईसा पूर्व, 322 से 298 ईसा पूर्व ये चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है। ठीक है, और इसी शासक ने सिंहासन त्याग कर जीवन के अंतिम दिनों में शासन को अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप कर, ठीक है, बिंदुसार को सौंप दिया और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, जैनी गुरु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर पहुंच जाते हैं कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जाते हैं। वहां पर भोजन और पानी का त्याग कर उपवास विधि से, ठीक है, भोजन और पानी का त्याग कर संलेखना या संथारा पद्धति से उपवास के माध्यम से, संलेखना या संथारा पद्धति से उपवास के माध्यम से, ठीक है, क्या करते हैं, अपना प्राण त्याग करते हैं। इसे ही संलेखना या संथारा के नाम से हम जानते हैं जैन धर्म में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन सौंप दिया था किसको, बिंदुसार को। अब यहाँ पर कई बच्चे लोग बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज हो जाओगे। तो बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का शासक था और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। तो आपको बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लेना है कि किस मौर्य शासक ने सिंहासन त्याग कर जैन धर्म ग्रहण किया था, तो वो व्यक्ति हैं चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न, बिंदुसार किसका पुत्र और किसका पिता था? याद रख लेना है, इसका आंसर आप लोग को तुरंत बताना है। बिंदुसार किसका पुत्र और किसका पिता था? इस आंसर को आप लोग सभी बताएंगे जल्दी से। इसके बाद मैं मौर्य वंश को कैसे याद कर सकते हो इसके लिए भी ट्रिक बताऊंगी। चूंकि मौर्य वंश आपके सिलेबस में है, कई बार से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम लोग इसको 2 दिन पढ़ेंगे, अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता था। ठीक, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता था। ठीक, नेक्स्ट, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उसके बड़े भाई सुसीम ने, उसके पुत्र अशोक ने, उसके प्रधानमंत्री चाणक्य ने, उसने स्वयं जाकर। तो बिंदुसार के शासनकाल में, ठीक है, तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त किया था अपने बड़े बेटे सुसीम को और उज्जैन का गवर्नर था अशोक। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि बिंदुसार ने तक्षशिला का गवर्नर बनाया था सुसीम को, है ना, सभी बच्चे ध्यान देते हुए चलेंगे। बिंदुसार ने तक्षशिला का गवर्नर बनाया था सुसीम को और उज्जैन का गवर्नर था अशोक। लेकिन तक्षशिला में विद्रोह होता है तो सुसीम जो है वो शांत नहीं करवा पाता, तो अशोक जाता है शांत करवाने के लिए। ठीक है, तो उसका पुत्र अशोक ने शांत करवाया है तक्षशिला के विद्रोह को। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न, अमित्रघात शत्रुनाशक के नाम से कौन जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ इसे सिंहसेन और सीमसेन भी कहा जाता है। सिंहसेन, सीमसेन भी कहा जाता है बिंदुसार को, और बिंदुसार को ही अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट में प्रश्न दिया गया है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता थे, बिल्कुल सही है। इन्हें यूनानी अमित्रघात कहते थे और इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। इन्होंने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था, ठीक है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। क्या होगा आंसर? ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सा ये विकल्प में थोड़ा सा दिक्कत हो गया ना। एक चीज याद रखो, अमित्रघात इन्हें संस्कृत में कहा जाता था। अमित्रघात इन्हें संस्कृत ग्रंथ में कहते थे, ठीक है। विकल्प को सुधार लेंगे आपका 1, 4, 1 और 4। और यूनानी ग्रंथ में इन्हें अमित्रोकेट्स कहा गया है। यूनानी ग्रंथ में इन्हें अमित्रोकेट्स कहा गया है, ठीक है। संस्कृत में इन्हें अमित्रघात कहा गया है, लेकिन यूनानी ग्रंथ में इन्हें अमित्रोकेट्स कहा गया है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, यूनानी ग्रंथ में बिंदुसार को अमित्रोकेट्स कहा गया है, अमित्रघात तो इन्हें संस्कृत में कहा जाता है। तो प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता थे, ये सही है। यूनानी ग्रंथ में अमित्रघात इन्हें नहीं कहा गया है, ठीक है। यूनानी ग्रंथ में इन्हें अमित्रोकेट्स कहा गया है। यूनानी ग्रंथ में इन्हें क्या कहा गया है? अमित्रोकेट्स कहा गया है। उसके अलावा इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, ये गलत है। उन्होंने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था, ये सही है। तो आपका 1 और 4 सही होगा। तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली गोसाल था, ठीक है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली गोसाल था। और ये जो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। तो आप लोग को याद रखना है 1 और 4 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रूपनाथ मध्य प्रदेश, गुर्जरा मध्य प्रदेश, सासाराम उत्तर प्रदेश, बैराट राजस्थान जयपुर। तो अशोक के लघु शिलालेख से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो अशोक का जो लघु शिलालेख है रूपनाथ, जो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, जबलपुर में, बिल्कुल ये सही है। गुर्जरा अशोक के लघु शिलालेख के संबंध में है, ये भी कहाँ स्थित है? दतिया मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। सासाराम उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बिहार में है। सासाराम उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बिहार में है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। भाबरू बैराट राजस्थान में है, ये भी सही है हमारा। भाबरू बैराट जो कहाँ है? राजस्थान में, ये भी सही है। तो आपका 17 का सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सासाराम उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ है? बिहार में है। तो आपका विकल्प नंबर सी जो है वो आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, अब आगे पढ़ने से पहले हम लोग इन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसको रिवाइज हम एक बार कर लेंगे तो बाकी चीज़ें भी आपसे तुरंत बन जाएगी, ठीक है। बाकी चीज़ें भी आपसे तुरंत बन जाएगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लीजिएगा इसको। तो जो रूपनाथ है वो
लघु शिलालेख कहाँ पर है? रूपनाथ मध्य प्रदेश में, गुर्जरा मध्य प्रदेश, सासाराम बिहार, भाबरू बैराट आपका राजस्थान में है, मास्की या मस्की कर्नाटक के रायचूर जिले में है, ब्रह्मागिरी कर्नाटक चित्तलदुर्ग, सिद्धपुर ब्रह्मागिरी से लगभग 1 मील पश्चिम, जटिंग रामेश्वर ब्रह्मागिरी से लगभग उत्तर पश्चिम, एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश कर्नूल जिला, गोवीमठ कर्नाटक, पालकी गुंडू गोवीमठ से लगभग 4 मील दूर, राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश कर्नूल जिला, अहरौरा उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। तो ये अशोक के लघु शिलालेख हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आपको दिया गया है। ठीक है, तो आगे और भी इसी से रिलेटेड प्रश्न हैं, इसलिए मैं इसको आप लोगों को एक बार दिखा दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अशोक के वृहत शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं पढ़ाते हुए चलूंगी। कल भी हम लोग मौर्य वंश से संबंधित प्रश्नों को ही देखेंगे, तो टेंशन मत लो कि मैडम जल्दी खत्म कर लेगी। जल्दी खत्म नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ से कई बार से प्रश्न जो है वो बने हुए हैं, कई बार से कई प्रश्न हमको देखने को मिलता है, इसलिए मैं इसको आराम से ही पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित लघु शिलालेख एवं उनके स्थानों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मास्की रायचूर कर्नाटक, ब्रह्मागिरी चित्तलदुर्ग कर्नाटक, एर्रागुड़ी नेल्लोर आंध्र प्रदेश, अहरोरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा? चलो बताओ। ठीक है, ठीक है ना, मैं याद करवाऊंगी आपको रोज। हम लोग अभी कल भी हम लोग अशोक के पूरा शिलालेख से संबंधित प्रश्नों को मैं याद करवाऊंगी। कल आप लोगों को 14 जो वृहद शिलालेख है ना, उसको मैं याद करवाऊंगी। ठीक है, उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, किस टाइप से याद करेंगे कि चीजें हमें याद हो। तो कल मेरा पूरा फोकस रहेगा कि हम लघु शिलालेख को कैसे याद करते हैं, उसको मैं पूरा याद करवाते हुए चलूंगी आप लोग को। ठीक, चलो बताओ। निम्नलिखित लघु शिलालेख एवं उनके स्थानों में कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी तो मैंने दिखाया है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। कौन सा हो सकता है आंसर? एक बार फिर से दिखा देती हूं, देखो और आंसर बताओ। बी डी बोल रहे हैं, एक बार देख लो। 2-3 क्वेश्चन है ना इसी से रिलेटेड। चलो अब देख लिए, अब आंसर बताना है। मास्की रायचूर कर्नाटक, ब्रह्मागिरी कर्नाटक, नेल्लोर में नहीं है, कर्नूल में है। तो आपका विकल्प नंबर सी जो है वो सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अहरोरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। तो देख क्यों नहीं पा रहे हो आप लोग? देखो जी देखो, थोड़ा सा ध्यान से सोचो समझो और आंसर बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? सिद्धपुर ब्रह्मागिरी के पश्चिम में, जटिंग रामेश्वर ब्रह्मागिरी के उत्तर पश्चिम में, पालकी गुंडू गोवीमठ के समीप, मास्की बिहार। जबकि हमारा मास्की कहाँ है? कर्नाटक के रायचूर जिले में है, कर्नाटक। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को अच्छे से पता होगा, याद होगा, चीजें बार बार रिवाइज करोगे तो वो बन जाते हैं प्रश्न। ठीक, आ रहा है समझ में? हाँ, तो घर भी जाना है, घर में अब क्लास में देख लिए आप लोग, विकल्प को सॉल्व कर लिए और घर में जाके नहीं देखना है, ऐसा मत करना। आप लोग घर में जाके एक बार फिर से चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, पाली भाषा, देवनागरी लिपि, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि। देखिए उसके अभिलेख जो हैं वो ग्रीक और अरमाइक लिपि में भी पाया गया है। ग्रीक और अरमाइक लिपि के अभिलेख आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मैं लिपियों से भी संबंधित प्रश्नों को बताऊंगी, टेंशन मत लो। लेकिन अधिकतर इनके जो अभिलेख हैं प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रीक और अरमाइक लिपि में भी पाए गए हैं। तो कहाँ कहाँ पर ग्रीक और अरमाइक लिपि के जो अभिलेख हैं मिले हैं, तो मैं धीरे से सभी प्रश्नों को करवाऊंगी। अभी हमारा 2 दिन तक चलेगा कम से कम अभिलेखों से संबंधित प्रश्न। कल मैं जितना भी प्रश्न लाऊंगी सब अभिलेखों से संबंधित रहेगा, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी प्रश्नों को मैं करवाऊंगी। तो अधिकतर अगर हम बहुत ज़्यादा की बात करें तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में इसके अभिलेख जो है वो मिले हुए हैं। ओके, चलो आगे।
अशोक के शिलालेखों को पहली बार कब और किसने पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, अशोक के शिलालेखों के पहली बार किसने और कब पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, ओके, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, ऑल मेन आर माई चाइल्ड की प्रसिद्ध घोषणा अशोक के किस शिलालेख में पाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद करना है और कल मैं इसको फिर से अच्छे से याद करवाऊंगी आप लोग को, लेकिन थोड़ी बहुत बातों को आप लोग जान लो। प्रथम शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। प्रथम शिलालेख में अशोक ने किसकी निंदा की है? पशु बलि की निंदा की है, याद रखिएगा। प्रथम शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। द्वितीय शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा व्यवस्था की बात की है। तृतीय शिलालेख में, ठीक है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। तृतीय शिलालेख में अधिकारियों को 5वें वर्ष दौरे में जाएं और प्रजा हित के लिए क्या जरूरी है इसके बारे में सोचने के लिए अशोक ने बात कही है। चतुर्थ शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा उन्होंने की है। भेरी मतलब इस टाइप से एक वाद्य यंत्र होता है। भेरी मतलब इस तरह से वाद्य यंत्र होता है। जब युद्ध स्टार्ट होता है तो युद्ध को स्टार्ट होने से पहले इस तरह से भेरी नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो भेरी नामक वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है उसका मतलब ये होता है कि युद्ध की घोषणा। और अशोक ने जब कलिंग युद्ध किया और अशोक का हृदय जब परिवर्तित हुआ तो उन्होंने युद्ध नीति को टोटली त्याग दिया और प्रजा हित के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आते हैं ना तो उतनी संपत्ति नहीं रहती है और उतने योग्य वो नहीं होते जाते। ठीक है, क्योंकि सैनिक खर्चा चलाने के लिए, सैनिकों को रखने के लिए इनकम भी होना चाहिए। तो अशोक ने बहुत ही ज़्यादा रुपये पैसे बृहद शिलालेख बनाने में, अभिलेख बनाने में, स्तंभ लेख बनाने में खर्च कर दिया था। इसलिए आने वाले उत्तराधिकारी उतने भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाते। ठीक है, और इसमें देखते हैं धर्म महामात्रों की नियुक्ति मतलब अधिकारियों की नियुक्ति की बात कही गई है। और 6वां में देखते हैं कि अशोक ने आत्मनियंत्रण की बात कही गई कि आपको आत्मनियंत्रण कैसे करना है। 7वां में तीर्थ यात्रा, 8वां में तीर्थ यात्रा, 9वां में सच्चा दान व शिष्टाचार कि आपको किसी के प्रति अगर दान भी देना है, ठीक है, तो वो सच्चा होना चाहिए, है ना। मन में कोई कपट रहते हुए आपको किसी के प्रति सेवा कर रहे हो, मन में कपट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको शिष्टाचार वाली शब्दों का प्रयोग करते हुए, सभ्य होते हुए सभ्यता का पालन करना चाहिए। ठीक है, शिष्टाचार का पालन करते हुए आपको बात करना चाहिए या कोई कार्य करना चाहिए। तो अशोक ने ये सारी बातों को कहा है। उसके अलावा 10वां में प्रजाहित में शासन। ठीक है, अगर कोई किसी भी राजा का शासन हो तो वो प्रजाहित में होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा 12 में किया गया है कि धर्मों व सभी मतों का सम्मान, मतलब हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और धम्म मतलब क्या होता है? धम्म मतलब ये होता है कि अशोक ने युद्ध नीति को पूरा त्याग दिया और प्रजा हित में, प्रजा कल्याण में, ठीक है, प्रजा को आदर्श सिखाने में, प्रजा को उसके आचार विचार हैं उसमें युद्ध नीति को पूरी तरीके से परित्याग करने की बात थी उसमें। मतलब प्रजा को ऐसे अशोक को बनाना था कि प्रजा कभी भी किसी से भी लड़ाई के बारे में ना सोचें, क्योंकि लड़ाई से सिर्फ नुकसान ही होता है। ठीक है, लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, ये कौन समझ चुका था? अशोक समझ चुका था। इसलिए वो प्रजा हित में और उनके आदर्श, उनके आचार विचार को सही करते हुए वो क्या करना चाहते थे? शासन चलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कई ज़्यादा शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख, सारे चीज या सारे काम करवाए थे अपने शासनकाल में। ठीक है, उसके अलावा 13 में देखते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन व हृदय परिवर्तन। 14 में धार्मिक जीवन बिताने का संदेश दिया था किसने? अशोक ने। कल मैं इसको फिर से समझाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, आज तो इतना ही मैं बता रही हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें, लेकिन मैं कल आपको इसी को फिर से समझाऊंगी। जब तक आपको याद ना हो तब तक हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न क्या था? यहाँ पे क्या प्रश्न दिया गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं की प्रसिद्ध घोषणा अशोक ने किस शिलालेख में की है? ठीक है, सभी मनुष्य मेरे संतान हैं की प्रसिद्ध घोषणा अशोक के किस शिलालेख में पाई जाती है? आप लोग जरा मुझे इसका आंसर बताएंगे, किसका आंसर सही आता है? चलो बताओ। पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख,
बताओ ना जी। ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। ठीक है, तो फटाफट बताते जाओ क्या होगा आंसर। इसका आंसर जब तक आप लोग नहीं देते तब तक मैं आप लोगों को एक चीज और बता देती हूँ, जो चीज आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। मौर्य वंश के शासकों को याद करने का ट्रिक। मौर्य वंश के शासकों को याद करने का ट्रिक। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको याद करना है। चांद, बिंदु, आसाकर, दास, सदा। उसके अलावा याद कर लेना है बिंदु से बिंदुसार। उसके अलावा याद कर लेना है, ठीक है, आशा से अशोक। याद कर लो कर से कुणाल। उसके बाद है दशरथ। उसके बाद है संप्रति। ठीक है, सालीसुख। उसके बाद देववर्मन। उसके बाद याद रख लो सतधनवा। उसके बाद लास्ट है बृहद्रथ। इसको याद कर लो। जल्दी से सभी बच्चे याद कर लेंगे और बताएंगे मुझे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। चलो सभी बच्चे लिख लिए? लिखे हो कि नहीं लिखे हो? जल्दी से आप लोग बताते हुए चलेंगे। ठीक है, कॉल आ गया है, टाइम हो चुका है। तो मैं कल आप लोगों को 14 शिलालेखों को अच्छे से याद करवाऊंगी और आप सभी बच्चे पढ़ के आएंगे, है ना। तो कल आगे से जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं ना उसको मैं करवाऊंगी। कॉल आ चुका है जी, टाइम हो चुका है ना, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, है ना। और बाकी सभी बातों को मैं आप लोगों को और बताऊंगी। तो याद रख लेना सबसे पहला कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा आएगा बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आएगा अशोक, अशोक के बाद आएगा कुणाल, कुणाल के बाद दशरथ, दशरथ के बाद संप्रीति, ठीक है, संप्रीति के बाद यहाँ से आ जाएगा सालीसुख, द से आ जाएगा देववर्मन, स से आ जाएगा आपका सतधनवा और लास्ट है बृहद्रथ। तो यहाँ पर जानने लायक ये बात है आप लोगों को कि जो अशोक है ना, अशोक, इन्होंने अपनी धन संपत्ति को प्रजा हित में इतना खर्च किया, क्योंकि आप जानते हैं कि 261 में कौन सा युद्ध हुआ था? 261 बीसी में आप जानते हैं कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है, कलिंग युद्ध। और कलिंग का राजा था जिसका नाम है पद्मनाभ। कलिंग का राजा पद्मनाभ, है ना। कलिंग का राजा था राजा पद्मनाभ, उसके पास भी भारी भरकम सेना थी, अशोक के पास भी भारी भरकम सेना थी। दोनों के मध्य युद्ध होता है कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में।
तो उस दौरान क्या होता है कि अशोक भारी भरकम नरसंहार, हालांकि अशोक बहुत ही ज्यादा, ठीक है, क्रूर और डरावना था। बोला जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके वो गद्दी पर बैठा था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, कई बार से पूछा गया। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। उसने कई सारे मतलब 99 भाइयों की हत्या करके वो गद्दी पर बैठा। जब उन्होंने कलिंग युद्ध किया तो कलिंग युद्ध में भारी भरकम नरसंहार को देखा, चारों तरफ लाशें ही लाशें थी, लाशें को ढेर थी। तो उन्होंने उस दिन ध्यान दे दिया और उसे समझ में आ गया कि युद्ध नीति से, ठीक है, किसी का भला नहीं होता है। उस दिन से उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध को त्याग कर धम्म नीति के ऊपर बल दिया। धम्म नीति मतलब उसने जनता को आचरण सिखाने के लिए ठान, हाँ छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो धम्म नीति पर बल दिया और उसके बाद से उसका हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो मैं कल से आप लोगों के अशोक के शिलालेख के बारे में जितने भी प्रश्न हैं सबको क्लियर करवाते हुए चलूंगी, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कल फिर से मिलते हैं आपसे। तो थैंक यू सभी बच्चों को।